मेरा नाम है आदित्य और मैं पढ़ता हूँ ट्रिपल आईटी श्री सिटी में। और आज के इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर को। तो हम बेसिकली अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो चीजें आपको याद रखनी है वो हम बताते रहेंगे। एज सच आप जब हम क्वेश्चंस करते जाएंगे। हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एमसीक्यू टाइप 1, यानी कि हमारे सिंगल आंसर करेक्ट के, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वो बोल रहा है कि वी हैव टू अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। और 4 कंपाउंड्स दिए हैं हमको, ए बी सी एंड डी। तो ए वो बोल रहा है एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर क्या है? नॉर्मल 4 कार्बन, एन ब्यूटेन, राइट। फिर दूसरा कंपाउंड, ये कंपाउंड ए है हमारा। कंपाउंड बी बोल रहा है 2 मीथाइल ब्यूटेन, मतलब ब्यूटेन है और वो 2 पे मीथाइल है, राइट। तो दिस इज 2 मीथाइल ब्यूटेन। मेक सेंस? अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन है वो बोलता है एन पेंटेन। तो 1 2 3 4 5, दिस इज एन पेंटेन। एंड सिमिलरली डी बोल रहा है 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन। तो वो क्या है? 1 2 3 और 2 पे 2 कार्बन है, तो ये वाला है। दिस इज 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन। तो अब ये हमारा ए बी सी डी के स्ट्रक्चर हो गए हैं, राइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है इसका बॉइलिंग पॉइंट्स के ऑर्डर बताने हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? बॉइलिंग पॉइंट्स में आपको पहला ये याद रखना है कि मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन हायर द बॉइलिंग पॉइंट। और दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है, मोर द ब्रांचिंग देन लोअर द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब जितने ज्यादा कार्बन एटम्स हैं उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है, और जितना ज्यादा ब्रांचिंग है तो उतना लोअर बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा। मतलब ब्रांचिंग मतलब ऐसे जो सब्स्टिट्यूएंट्स ऐड होते हैं उसको हम ब्रांचिंग बोलते हैं, राइट। तो इस हिसाब से सबसे ज्यादा हमारा सी का होगा, जो कि है हमारा एन पेंटेन, क्योंकि उसमें 5 कार्बन है और उसमें कोई भी ब्रांचिंग एज सच नहीं है। फिर हमारा दूसरा आएगा, अब ये ए और बी देखो। ए और बी देखो, डी तो लास्ट होगा क्योंकि डी में सबसे ज्यादा ब्रांचिंग है, राइट। सॉरी, डी लास्ट नहीं होगा क्योंकि डी में 5 कार्बन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम पहले देखेंगे किसमें ज्यादा कार्बन है। तो 5 इसमें है, 5 इसमें है, 5 इसमें है, जिसमें हमने बोल दिया सबसे ज्यादा इसमें होगा। सबसे कम ए में होगा क्योंकि ए में 4 कार्बन है। अब बचा बीच का, जो बी बचा होगा क्योंकि ए बी सी डी है, लेकिन रीजन यहाँ पर एक ये भी है कि इसमें एक ब्रांचिंग है। और डी का ज्यादा इसीलिए है क्योंकि डी में 2 ब्रांचिंग है। तो इसका ऑर्डर है सी ग्रेटर देन बी, ग्रेटर देन डी, ग्रेटर देन ए। ठीक है। इसको अगर मैं फिर से समझाऊं तो जितने ज्यादा कार्बन एटम्स है उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, और जितना ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 के हिसाब से हम देखेंगे कि कितने कार्बन एटम्स हैं हमारे चारों स्ट्रक्चर में। तो ए में 4 हैं, बी में 5 हैं, सी में 5 है और डी में भी 5 हैं। मेक सेंस? अब हम क्या करेंगे, अब हम ब्रांचिंग का देखेंगे। तो सी में कोई ब्रांचिंग नहीं है तो वो सबसे ज्यादा है। बी में फिर एक ब्रांचिंग है तो वो सी के बाद आता है। और डी में 2 ब्रांचिंग है तो वो बी के बाद आता है। फिर लास्ट में ए आता है क्योंकि ए में 4 कार्बन आइटम है और 4 5 से कम होता है। तो आपके फर्स्ट वाले का ऑप्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, सी ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन डी ग्रेटर देन ए। ठीक है। अब आ जाते हैं हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अरेंज दी हैलोजेंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है। अब रिएक्टिविटी का ऑर्गेनिक में एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तरह से। क्योंकि अगर हमारा जो हैलोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है
तो वो बेसिकली ज्यादा रिएक्टिव है, राइट, रिएक्टिव है। अब क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए हम बोल सकते हैं हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या है, हमारा फ्लोरीन क्लोरीन से बड़ा होता है, जो ब्रोमीन से बड़ा होता है, जो आयोडीन से बड़ा होता है। तो इस वाले में हैलोजन F2Cl2 Br2 और I2 का अगर हम देखें तो ये होगा F2 का सबसे ज्यादा, फिर Cl2 का होता है, फिर आपके Br2 का होता है, और फिर आपके I2 का होता है। ये आपका ऑर्डर है, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आपके सेकंड वाले का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, जो कि हमने बोला था हैलोजेंस के बारे में जब हम बोलते हैं तो सबसे ज्यादा क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर हम बात करते हैं। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज्यादा है, फिर क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, और फाइनली आयोडीन की है। नाउ थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स विद जिंक एंड डाइल्यूट HCl। तो हमने पता है कि जिंक और डाइल्यूट HCl से रिडक्शन होता है, ठीक है। अब हमें देखना है कि हैलाइड्स, आराइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स, यानी कि हमारा एक अल्काइल चेन है और वो एक हैलोजन से कनेक्टेड है। अब इनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर बताने चाहिए। अब जो रिएक्टिविटी होता है वो एक तरह से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है इन दोनों की, मतलब ये जो आपका अल्काइल और आपका हैलोजन के बीच का ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पे ये डायरेक्टली डिपेंड करता है ना। और ये इनडायरेक्टली डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है तो रिएक्टिविटी कम है, क्योंकि ये बॉन्ड टूट नहीं सकता इजीली। जितना ज्यादा स्ट्रेंथ तो वो रिएक्टिविटी कम होगा। तो हम जानते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे हम ग्रुप के नीचे जाते हैं उसका कम हो जाएगा, क्योंकि वो बड़े स्ट्रक्चर हो जाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ऐसे कम होता रहता है, राइट। तो अगर हम देखें फ्लोरीन और अगर आर अगर कभी बना तो वो बहुत कम होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो फिर क्लोरीन आएगा, फिर ब्रोमीन आएगा, फिर सबसे ज्यादा कम बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है आयोडीन के केस में। अब क्योंकि सबसे ज्यादा कम बॉन्ड स्ट्रेंथ आयोडीन के केस में होता है तो कायदे से आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। और क्योंकि आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा तो हम कह सकते हैं RI बॉन्ड विल बी द मोस्ट रिएक्टिव, फिर RBr होगा और फिर RCl होगा क्लियरली, जो कि आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन पे हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है CH3, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन, और यहाँ पर एक कार्बन, यहाँ पर एक कार्बन है, और यहाँ पर एक कार्बन है। तो एल्केन्स के नेमिंग में सबसे पहले हम क्या ढूंढते हैं, सबसे पहले हम ढूंढते हैं जो हमारा लॉन्गेस्ट चेन होता है। अब यहाँ पर 2 3 चेन दिख रहे हैं। अगर हम ये देखें ब्लू, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 दिख रहा है। ओके, अब अगर मैं कोई और नंबरिंग लूं, मान लो ये ले लूं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ले रहे हैं हम। अब हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा ब्रांचिंग कौन से नंबरिंग में हो रही है। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ब्रांचिंग किधर ज्यादा हो रही है, ब्रांचिंग इसमें ज्यादा हो रही है, ये वाले नोमेनक्लेचर में, राइट। बस यही आपको करना है। तो अगर हम देखेंगे ये एक इथाइल है, डाई इथाइल है, और यहां पर भी एक डाई इथाइल है, तो 3,6 पे तो डाई इथाइल है, ठीक है। 2 पे एक मीथाइल है, सो 2 मीथाइल। ओवरऑल चेन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 लेंथ का, राइट। तो वो हो गया ऑक्टेन। तो इसका आंसर है 3,6 डाई इथाइल। डाई इथाइल क्यों, क्योंकि 2 इथाइल है, राइट। ये एक इथाइल है और ये एक इथाइल है,
तो डाई इथाइल, एक मीथेन जो कि 2 पे है, और यहां पर हमने फॉलो करा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो ये बनेगा 3,6 डाई इथाइल 2 मिथाइल ऑक्टेन, जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है। ठीक है, अब आते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। तो फिफ्थ क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि एडिशन ऑफ HBr टू 1 ब्यूटीन गिव्स अ मिक्सचर ऑफ दिस। अब हमें पता है तो हम क्या कर रहे हैं, 1 ब्यूटीन, तो ब्यूटीन बनाते हैं पहले। ये है ब्यूटीन का स्ट्रक्चर, इसमें हम ऐड कर रहे हैं HBr। अब जो HBr है वो ऐड होता है मार्कोनिकोव एडिशन से, एंड मार्कोनिकोव एडिशन बेसिकली इतना बोलता है कि जिस डबल बॉन्ड में जिस कार्बन के पास कम हाइड्रोजन्स हैं, हमारा जो Br होगा वो उस पे जाके अटैच होगा। राइट, सिंपल सी बात, वो Br जाके उधर होगा, तो Br सिंपल इधर आ जाएगा। तो 1 2 3 ये बना हमारा, है ना। अब ये क्या है, ये एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पहले एक कार्बोकैटायन बनता है ऐसे, और ये HBr हमको H+ और Br- दे देता है, और ये Br- आता है इस कार्बोकैटायन के साथ बॉन्ड बना के हमको ये वाला कंपाउंड दे देता है। राइट, अब हमारे पास सारे जो आ रहे हैं वो 2 और वो आ रहे हैं, तो अगर हम देखें इसमें 2 डिग्री हाइड्रोजन आएगा, कार्बोकैटायन यहाँ ज्यादा स्टेबल है, मार्कोव में 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। राइट, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कम अल्फा हाइड्रोजन वाले में बेसिकली लगा दो, क्योंकि ओवरऑल वो अल्फा कार्बन ज्यादा स्टेबल होगा कार्बोकैटायन जब फॉर्म होगा। अब हम क्या बोलते हैं, तो हम क्लियरली देख सकते हैं ये 2 डिग्री बन रहा है। राइट, तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि ए और बी जो है वो मेजर प्रोडक्ट्स हमारे बनेंगे, क्योंकि उन दोनों में हमारा 2 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। और सी एक माइनर प्रोडक्ट होगा, क्योंकि सी एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन बना है, और 1 डिग्री इज लेस स्टेबल देन 2 डिग्रीज। सो इसीलिए इस वाले का आपका जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन ए। Okay, that is option A. That is A and B as major and C as a minor product. क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली हमसे ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एटलीस्ट 2 ग्रुप्स जो हैं वो अलग होने चाहिए। ठीक है, अगर 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप्स सेम हैं तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता, क्योंकि फिर हम बता नहीं सकते कि ये सिस होगा या ट्रांस होगा। राइट, क्योंकि हमारे पास कुछ बताने के लिए कुछ प्रूफ टाइप नहीं है इस कंपाउंड में। तो क्लियरली हम यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर सारे अलग हैं, यहाँ पर फ्लोरीन क्लोरीन के हिसाब से बता सकते हो, यहाँ मीथाइल और इथाइल के हिसाब से बना सकते हो। बचा क्या हमारा, यहाँ पर भी मीथाइल, यहाँ पे ये आपका जो ऑप्शन डी है, यानी कि ये CH3 C डबल बॉन्ड C, CH3 CH3 C2H5। राइट, तो ये और ये सेम है। अब हमने देखा 3 या 3 से ज्यादा अगर हो तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखा सकता है ऐसे। तो आपका यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ऑप्शन 4 यहाँ पर बुक में लिखा है, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वाले पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड्स, I mean, arrange the hydrogen halides in a decreasing order of their reactivity। वापस एक ही बात आ गई, रिएक्टिविटी के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो वो H और जो X बना है इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। और जब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तीनों सेम ग्रुप में है, चारों सेम ग्रुप में है, जैसे हम नीचे आते हैं हमारा जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम होते जाता है। राइट, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर कम है मतलब वो बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा इजी होगा, और वो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेंगे कंपेयर टू ऐसे फ्लोरीन या क्लोरीन के बजाय आयोडीन ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, है ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, HI होगा, फिर HBr होगा, फिर HCl होगा, जो आपका ऑप्शन सी है ना। ओके,
नेक्स्ट एट्थ वाला, अरेंज द फॉलोइंग कार्ब एनायॉन्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। ओके, तो कार्ब एनायॉन के बारे में थोड़ा बात करते। टेक्निकली कार्ब एनायॉन क्या है? कार्ब एनायॉन एक कार्बन पे जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब कार्बन, ये नेगेटिव चार्ज क्या बोल रहे हैं, कार्बन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं कायदे से, राइट। अब कोई भी ग्रुप जो ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, वो ये नेगेटिव चार्ज का वैल्यू कम करेगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन जब आप खींचेगा अपनी तरफ, तो वो इलेक्ट्रॉन खाली कार्बन पे फोकस नहीं रहेगा, तो जो ये माइनस चार्ज का स्ट्रेंथ है ये कम होना चाहिए। और हमने पढ़ा है कि स्टेबिलिटी के लिए जो ये नेगेटिव चार्ज है, इसका जो वैल्यू है वो कम होना चाहिए, जितना ज्यादा कम हो सके। अब खाली आपको ये देखना है कि अगर आपके जो ग्रुप लगे हैं आपके चेन में, ये ग्रुप क्या वो चार्ज कम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें CH2 - CH3, एक और चीज यहां पर इससे पहले मैं बोल देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन खींच रहा है वो, ठीक है। फिर आता है डबल बॉन्ड, फिर आता है सिंगल बॉन्ड, और आपके फिर ग्रुप्स तो होते ही हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने खाली CH3 बताया, तो CH3 जो है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नहीं होता है, ओके। तो इससे आप देख सकते हो ए और बी तो सी से ज्यादा है, ठीक है। ए और बी तो सी से ज्यादा ही है, तो सी सबसे ज्यादा कम है, या क्यों, तो फिर वो या तो ऑप्शन 1 होगा या तो ऑप्शन 2 होगा, ये तो हमने क्लियरली देखा है। अब हमें देखना है बी का ज्यादा होगा या ए का ज्यादा होगा। तो मैंने आपको बोला था कि जो आपके CH3 ग्रुप्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है अगर ये कम कर रहा है, तो दूसरी तरफ से जो CH3 है वो वापस भेज भी रहा है, तो वो कम स्टेबल होगा बी के टू, क्योंकि बी में H है और खाली वो खींच रहा है, कुछ वापस ऑपोजिट डायरेक्शन में पुश नहीं कर रहा है। तो इसका ऑर्डर होगा बी, फिर ए, फिर सी। बी है, फिर ए है, और फिर क्या है, फिर सी है। तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि है आपका ये बी ग्रेटर देन ए ग्रेटर देन सी। अब आते हैं हम बीटा एलिमिनेशन के बारे में, ठीक है। बीटा एलिमिनेशन के आपको इतना याद रखना है कि जब हम बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये 3 डिग्री होता है, 2 डिग्री होता है, 1 डिग्री होता है, क्योंकि इसको आप सेम कार्बोकैटायन टाइप समझिए, ठीक है। बीटा हाइड्रोजन का जो ये एलिमिनेशन होता है, इट इज सिमिलर टू कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी फॉर्मेशन। तो अब आप देख लो, हाइड्रोजन जब जाएगा तो ए में वो यहाँ पर 3 डिग्री पे होगा। 3 डिग्री क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन 3 और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जो कार्बोकैटायन बनेगा ये 3 डिग्री बनेगा, राइट। ओ, Br के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सो जब हम जाएंगे हमारा Br जाएगा, कार्बोकैटायन यहाँ बनेगा इधर, ठीक है। फिर वो यहाँ आ सकता है 3 डिग्री पे, फिर ये यहाँ बनेगा और वो यहाँ बने, ओके। यहाँ पर कार्बोकैटायन शिफ्टिंग के बारे में भी हम बात कर लेते हैं, राइट। तो अगर हम एग्जाम्पल लें CH3 C, CH2 Br, CH3 और H, अब ये Br चले जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये कार्बोकैटायन में अगर हम शिफ्टिंग करें, यानी कि ये कार्बोकैटायन अगर इधर आ जाए, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, तो ये कार्बोकैटायन एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, सिंपल। तो इसमें ए में आपको फाइनली एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन मिल रहा है। बी की बात करें तो ये खाली CH3 CH2 प्लस बनेगा, ठीक है। ये 1 डिग्री होगा, ये शिफ्ट भी होगा तो तब भी 1 डिग्री ही होगा। उसी तरह अगर हम सी को देखें, ठीक है, सी में क्या होगा, CH3 CH2 ये प्लस होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो यहां से यहां आ जाएगा और कार्बोकैटायन यहां से यहां आ जाएगा, तो CH3 CH CH3 प्लस 2 डिग्री बनेगा। तो
ए जो है वो 3 डिग्री बन रहा है, बी हो 1 डिग्री बन रहा है, और सी जो है वो 2 डिग्री बन रहा है। या और हमने देखा है ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री कार्बोकैटायन में। सो ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी जो है, ये आपका ऑप्शन होना चाहिए, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 4। सिंपल। ऑप्शन नंबर 4। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। तो जब हम बीटा एलिमिनेशन के बारे में बात करते हैं, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन के बारे में टेक्निकली हम बात करते हैं, तो हम जब अपने इस हैलाइड को निकाल देंगे तो हम क्या देख रहे हैं कि पहले तो ये यहां पर बन रहा है, लेकिन शिफ्टिंग की वजह से ये जो प्लस चार्ज है वो यहां आ जाएगा। क्यों? यहाँ क्यों आएगा? क्योंकि उसे दिख रहा है कि यहाँ मेरे पास एक चांस है 3 डिग्री बनने का। अब 3 डिग्री बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, तो ऑब्वियसली सब स्टेबिलिटी के पास ही जाएंगे, तो वो 3 डिग्री बन जाएगा। बी वाले के पास कोई चारा नहीं है, अगर वो इस वाले आइटम में रहे या फिर इस वाले आइटम में रहे, वो 1 डिग्री ही रहेगा। सी वाला देख सकता है कि मैं 2 डिग्रीज तक जा सकता हूं, तो वो 2 डिग्री पे चला जाएगा। अब हमने देखा है 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है हमारा स्टेबिलिटी कार्बोकैटायंस के लिए। तो ये होगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी, जो है आपका ऑप्शन 4। ठीक है। 10th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिएक्शन दैट गिव्स इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ ए। ठीक है। तो आपको एक पता है, एक तो फाइनल प्रोडक्ट होता है CO2 प्लस H2O। ठीक है। अब अगर हम देखें वेरी लिटिल कंबशन में, जब वेरी लिटिल एयर अलाउ करते हो आप, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है। उस केस में CO2 की बजाय कार्बन फॉर्म होता है। वाटर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन CO2 फॉर्म नहीं होता है और कार्बन फॉर्म हो जाता है। तो क्लियरली आपका जो 10th वाला है उसका आपका ऑप्शन सी होगा, क्योंकि वो ये वेरी लिमिटेड एयर वाला रिएक्शन दिखा रहा है। राइट। वेरी लिमिटेड एयर में मीथेन कंबशन में खाली कार्बन देता है, लिमिटेड एयर में वो कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, और गुड सप्लाई ऑफ एयर में वो CO2 देता है। ठीक है। तो इनकम्प्लीट कंबशन आपका ऑप्शन नंबर 3 है। ऑल राइट। तो ये हमारे जो सिंगल ऑप्शन टाइप वाले आंसर्स थे हमने वो खत्म कर दिया है। अब हम जाते हैं हमारे सेकंड वाले टाइप के, जो कि है हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि 1 या 1 से ज्यादा। अब वो बोल रहा है सम 11th वाला, सम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ मीथेन आर गिवन बिलो। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शंस वो बोल रहे हैं। अब कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन मतलब आप एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ अपनी तरफ से लगा रहे हो, ताकि वो रिएक्शन जिस तरह जाना चाहिए वैसा नहीं जाता है। जनरली हम कैटलिस्ट यूज करते हैं ऐसे चीजों को करने के लिए। राइट। अब हम अगर देखें तो कैटलिस्ट कौन से वाले में है, थर्ड वाले में और फोर्थ वाले में। तो कैटलिस्ट उसे कंट्रोल कर रहा है बाहर से, तो 11th वाले का आपका ऑप्शन सी और ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर्स हैं। ठीक है। 12th वाले पे बात करते हैं। तो 12th वाला जो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कीन्स ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ कीटोन्स ओनली। ओके, तो हम ओजोनोलिसिस के बारे में, अब मैकेनिज्म तो हम यहाँ पर उसका भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको वो बोले ओजोनोलिसिस करो, तो आपको बेसिकली क्या करना है, जैसे हम पहला वाला लेते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3। तो आप क्या करो, ओजोनोलिसिस में उसको डबल बॉन्ड पे यहाँ ब्रेक करो और दोनों जगह ऑक्सीजन लगा लो। तो ये क्या बनेगा, सी पे जो डबल बॉन्ड O और H, और ये भी वही कंपाउंड देगा। तो एक तरह से आपको क्या मिल रहा है, एल्डिहाइड मिल रहा है यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है मिक्सचर ऑफ कीटोन्स ओनली, मतलब दोनों जो प्रोडक्ट्स हैं वो कीटोन मिलने चाहिए आपको। राइट। यही है। सेकंड वाले का अगर हम देखें, तो सेकंड वाला जो कंपाउंड है वो है CH3 डबल बॉन्ड CH2। वो यहां से टूटेगा तो ये O और O देगा, तो CH3C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या है, एल्डिहाइड है।
और अगर हम ये देखें HCH डबल बॉन्ड O, तो ये भी एक एल्डिहाइड है। मेक सेंस? तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अब अगर हम देखें हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो है वो तो ऐसा कुछ है। ये आपके पास एक साइक्लोपेंटेन है, ये यहाँ पर ओन नहीं है, सी है, ठीक है, CH3, और इसमें भी एक CH3 लगाइए इसका है। अब डबल बॉन्ड हो यहाँ पर ब्रेक होगा वो, और यहाँ वो आएगा, यहाँ आएगा, तो वो क्या देगा मेरे को, एक ये देगा और एक ये देगा। तो ये भी एक कीटोन है और ये भी एक कीटोन है। अब क्योंकि दोनों के दोनों कीटोन्स है, मतलब ये आपका एक करेक्ट ऑप्शन है। उसी तरह आप देख सकते हो फोर्थ वाला भी एक करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि फोर्थ वाला जो इन्होंने ये लिखा है CH3 2 C डबल बॉन्ड CH3 ये एक्चुअली ये है। अब देख लो यहाँ पर एक ओ आएगा, यहाँ पर एक ओ आएगा, तो ये भी कीटोन्स ही देंगे दोनों, राइट। अब क्योंकि आपको कीटोन्स इसमें भी मिल रहा है ओनली, तो ये भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपके 12th वाले का जो हम देखेंगे, 12th वाला का ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4 जो आपकी किताब में है, वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके। 13th और 14th दोनों आईयूपैक नेमिंग पे हैं, तो हम दोनों में से एक कर लेंगे, ठीक है। तो हम कर लेते हैं 14th वाले को, और 13th वाला आप अपने घर पे एक बार ट्राई करना, ठीक है। तो 14th वाला जो है उसका ये स्ट्रक्चर बना रखा है उन्होंने, कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन, 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक इधर लगाते थे, 10 हो गया। और फिफ्थ कार्बन 1 2 3 4 5, फिफ्थ कार्बन में एक कार्बन, एक ये और CH3 इस, तो ये हमारा मेन चेन है ना। अब हमें वो ढूंढना है नंबरिंग, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक नंबरिंग फॉर्मेट तो ये है, राइट। अब अगर हम देखें दूसरा एक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 ही दे रहा है, राइट। अगर फिर दूसरा अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी नहीं है, ठीक है। अब ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एन नियो पेंट पेंटाइल पेंटाइल ग्रुप, बेसिकली इसको हम ये बोलते हैं। या फिर इसका दूसरा तरह का नेमिंग नॉमेनक्लेचर का फॉर्म ये है कि हम इस रिंग को अब एक अलग चेन मानेंगे, ठीक है। तो 5 पे एक चेन लगा है, अब उस चेन का नॉमेनक्लेचर करेंगे हम, इसको एक अलग चेन मानेंगे, तो 1 2 3। अब क्योंकि 1 2 3 हमने बाहर वाले चेन में लगाया है, हम यहां लगा लेंगे 1 - 2 - 3 - ठीक है, 1 - 2 - 3 - तो अब इस चेन का नॉमेनक्लेचर हम एक ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, सो 2 - 2 दो मीथाइल मतलब डाइमीथाइल, डाइमीथाइल है। ओके, अब ये 5 पे डाइमीथाइल, और अब ये ग्रुप क्या है, ये तीन तीन कार्बन का हमने 5 पे अटैच किया, तो ये प्रोपाइल होगा, राइट। और फिर ये एक डेकेन, डेकेन फिर से समझाता हूं, हमारा एक मेन चेन है। अब हमारे पास इस ग्रुप का एक तो कॉमन नेम है नियोपेंटाइल, ठीक है। दूसरा, इसके ग्रुप का आयुपैक नेमिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस ग्रुप को एक अलग चेन मान लेते हैं। तो हमने इस ग्रुप को अलग चेन माना, तो फिर हम वापस यहाँ पर लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, जो कि 3 कार्बन एटम्स का बना है, ये देख सकते हो आप।
ओके, अब ये जो 3 कार्बन एटम्स का चेन बना है इसका नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 हमने इसीलिए यूज नहीं किया क्योंकि 1 2 3 हमने यहाँ एक्सटर्नल वाले चेन में यूज कर लिया, तो ये 1 डैश 2 डैश एंड 3 डैश होंगे। अब 2 डैश में मिथाइल मिथाइल है तो डाईमिथाइल। अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है जो इस कार मेन चेन के फिफ्थ में है, मतलब ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है जो कि 3 कार्बन एटम्स का सब्स्टिट्यूएंट है, तो वो प्रोपाइल होगा और डेकेन है। तो 14th वाले का आपका जो आंसर है वो आपका ऑप्शन ए होगा, जो कि अभी यही नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस किया है। और ऑप्शन ये होगा क्योंकि जो नियोपेंटाइल है इसी का कॉमन नेम है 2 डैश डाईमिथाइल प्रोपाइल का जो कॉमन नेम है वो है नियोपेंटाइल। ठीक है, अब हम आते हैं 15th वाले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले मेरे को पानी पीना है तो 1 मिनट। ओके, अब आते हैं 15th वाले क्वेश्चन पे। तो 15th वाला जो क्वेश्चन है दैट इज टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन ऑन द बेंजीन रिंग। तो एक बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग का ये स्ट्रक्चर है और उसमें लगा है एक हैलोजन, तो हम मान लेते हैं अभी के लिए क्लोरीन। ठीक है, अब हैलोजन का क्या प्रॉपर्टीज है? हैलोजन एक माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, मेक सेंस। और अगर हमारा जो हैलोजन है वो एक डायरेक्टर ग्रुप भी है, मानिए कि वो प्लस आर है, डायरेक्टर ग्रुप है, कहाँ को? ऑर्थो और पैरा को डायरेक्ट करेगा वो। हैलोजेंस जो हैं वो हमारे जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसको या तो ऑर्थो पे डायरेक्ट करता है या तो पैरा पे डायरेक्ट करता है, और जो ग्रुप्स उसे ऑर्थो और पैरा पे डायरेक्ट करते हैं वो प्लस आर इफेक्ट दिखाते हैं, राइट। तो अब आप ये देख सकते हो माइनस आई इफेक्ट वो दिखा रहा है, यानी कि अगर हम माइनस आई के टर्म्स में बात करें तो वो कायदे से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है अपनी तरफ, राइट। अब वो अगर इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है तो बेंजीन का ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वो थोड़ा इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो वो क्या होगा, रिंग को डीएक्टिवेट ही कर देगा, रिंग की स्टेबिलिटी चली जाएगी तो रिंग डीएक्टिवेट हो जाएगा, राइट। उसी तरह अगर हम देखें, हम उसका प्लस आर के बारे में बात करते हैं, तो अभी मैं थोड़ा इस पे जाते हैं कि ये ऑर्थो और पैरा पे ही क्यों जा रहा है। तो अगर हम देखें ये हमारा बेंजीन रिंग है, राइट, ये क्लोरीन है, ये मैं क्लोरीन के लोन पेयर बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 6, 6 बना दो बहुत है। तो अब ये यहाँ आएगा और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एक तो यहाँ आ सकता है इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसको थोड़ा जूम आउट। अब ये इसका बनाऊं मैं तो ये ऐसे बनेगा, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहां डबल क्लोरीन आएगा और ये ऐसा ही रहेगा। दूसरा क्या देख सकते हैं, अब ये माइनस चार्ज यहां आ सकता है और ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो वापस इधर आ सकता है, ये पैरा पोजीशन पे हो गया। तो अब अगर हम इसको बनाएं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, तो ये क्या होगा, ये यहां पर आएंगे, यहां आएगा माइनस चार्ज, यहां यहां और ये रहेगा। अब क्या होगा, अब माइनस चार्ज इधर आएगा और ये यहां पर आएगा, तो अब ये वापस ऑर्थो पोजीशन पे आ गया इसका नेगेटिव चार्ज। और हम क्लियरली देख सकते हैं ये वापस इधर आएगा, लोन पेयर्स वापस उधर पहुंच जाएंगे, तो ये हमें वापस ये दे रहा है। तो हम देख सकते हैं पूरे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में जो नेगेटिव चार्ज है वो या तो ऑर्थो पोजिशंस पे रहा है या फिर वो पैरा पोजिशंस पे रहा है, इसीलिए ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स बोलते हैं इन्हें। ठीक है, अब क्योंकि ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर्स हैं तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो करेक्ट हो जाता है, इंक्रीजेस द चार्ज डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा रिलेटिव टू मेटा। मेटा ये वाला पोजीशन होता है, बीच वाला, ऑर्थो एंड पैरा के बीच वाले को हम मेटा बोलते हैं। ठीक है, अब सेम लॉजिक अगर आप नाइट्रो ग्रुप के लिए लगाओगे तो फिर आपका 16th वाला हो जाएगा। ठीक है,
नाइट्रो ग्रुप का स्ट्रक्चर होता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, और यहाँ पर एक डबल ओ आ जाता है, ओ आ जाता है जिसके लोन पेयर यहाँ पर बने। ठीक है, अब आपको सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, और फिर आप ये देखोगे कि सबसे पहली चीज तो हमें ये पता है, इंडक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं, कि ये माइनस आई ग्रुप होता है। अब आप इनके जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो आप ये देखोगे कि एनओ की वजह से ये ज्यादातर चार्ज मेटा पोजीशन पे चले जाते हैं। अब क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे जा रहे हैं, ये माइनस आर इफेक्ट दिखाएंगे। ठीक है, अगर बेंजीन और नाइट्रो ग्रुप का सेम, जैसे हमने यहाँ पर हैलोजन क्लोरीन का एग्जांपल लेके मैंने बनाया था, आप बनाओगे तो आप देखोगे कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो मेटा पे चार्ज डेंसिटी बढ़ाता है। तो 16th वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डीएक्टिवेट्स द रिंग बाय इंडक्टिव इफेक्ट, ये वाला। और ऑप्शन 3 जो कि डिक्रीजेस चार्ज एट ऑर्थो एंड पैरा रिलेटिव टू मेटा, क्योंकि ज्यादा चार्ज मेटा पे जा रहा है, तो इसका आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 है। एनीवेज, अब आते हैं नेक्स्ट ग्रुप में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ओके, अब पहला वाला देखो वो क्या बोल रहा है। पहला वाला है CH3O CH2 प्लस चार्ज यहां पर है। अब CH3CH2 प्लस है। देखो दोनों 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो 1 डिग्री की वजह से हम नहीं बता सकते। अब अगर हम देखें, इसमें CH3 अटैच्ड है और इसके साथ O अटैच्ड है। अब O के पास होते हैं लोन पेयर्स, और लोन पेयर्स को वो यहां दे सकता है, और वो इस प्लस चार्ज को क्या कर सकता है, सेटिस्फाई कर सकता है ना। क्या ये CH3 ऐसा कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो कार्बोकैटायन इधर सेटिस्फाई हो सकता है ज्यादा कंपेयर टू इधर, राइट। इसीलिए ये वाला जो कंपाउंड है वो ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू ये वाला कंपाउंड। तो आपका जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट है। उसी तरह अगर हम दूसरा वाला देखें, तो ये वाला ये बोल रहा है कि CH3CH3 ये वाला जो चार्ज है प्लस, ये कम स्टेबल है CH3CH2CH2 से, जो कि कंप्लीटली रॉन्ग है, क्योंकि ये एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये एक 1 डिग्री कार्बोकैटायन है। और क्योंकि वो एक 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, हमें ये पता है 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री के कंपेयर टू। थर्ड वाले की अगर हम बात करें, तो थर्ड वाला क्या हो बोल रहा है, एक एल्कीन है और एक एल्केन है ना। अब डबल बॉन्ड जो है वो यहां पर अगर हम इसकी स्ट्रक्चर अच्छे से देखें तो वो रेजोनेंस होता है, ये डबल बॉन्ड यहां आ सकता है और वो क्लियरली इस प्लस चार्ज को सेटिस्फाई कर सकता है। क्या ये इसके केस में होगा? ये यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता है। तो ये टेक्निकली जो फर्स्ट में हो रहा था वही हो रहा है, बस फर्स्ट में ओ के साथ हो रहा था और यहाँ पर अब वो डबल बॉन्ड के साथ हो रहा है। तो इस हिसाब से हमारा थर्ड वाला भी करेक्ट है। अगर हम ये देखें CH2CH, जो कि हमारे इनके अगर आपको नाम नहीं पता तो इसको हम बोलते हैं वीनाइल। ठीक है, CH2 डबल। अब यहां पर जो है प्लस का इंटरेक्शन डायरेक्टली डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ हो रहा है। अगर हम ऊपर देखें, प्लस का इंटरेक्शन एक सिंगल बॉन्ड कार्बन के साथ हो रहा है जो कि एक डबल बॉन्ड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। वीनाइल्स के केस में क्या होता है, जो प्लस चार्ज होता है वो डायरेक्टली कार्बन जो डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ है वो होता है। तो इससे क्या होगा, हमें पता है कि डबल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स हैं। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ इधर खींचेंगे, तो प्लस चार्ज ज्यादा बढ़ेगा। प्लस चार्ज मतलब क्या? प्लस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है हमारे ग्रुप में, राइट। अब क्योंकि वहां पर कमी है तो वो कमी को और बढ़ा रहेगा अगर वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींच रहा है। तो क्लियरली ये स्टेबिलिटी कम कर देगा कंपेयर टू ये, क्योंकि यहाँ पर कोई खींचने वाला नहीं है, वो अपनी जगह में ही है। तो फोर्थ वाला जो है आपका वो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट। तो अब वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, तो आपका जो ऑप्शन ए था ये वाला
और जो आपका ऑप्शन सी था या आपके बुक में ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, ये आपके करेक्ट ऑप्शंस हैं। अब आ जाते हैं 18th क्वेश्चन पे, एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी बोलता है, हमें ये पता है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक स्पेशल तरह के कंपाउंड्स आ जाते हैं जिनको हम बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स, और ये एक्सेसिवली स्टेबल होते हैं कंपेयर टू ज्यादातर जो बाकी के कंपाउंड्स हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स बेसिकली वो कंपाउंड्स एरोमेटिक होते हैं जो हमारा हक्कल्स रूल फॉलो करता है। और हक्कल रूल क्या बोलता है कि उसमें 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उस एटम में। ठीक है, तो अब अगर हम जैसे एग्जाम्पल मान लो बेंजीन का, बेंजीन हम सभी को पता है एरोमेटिक कंपाउंड है, राइट। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये दो हैं, ये दो हैं और ये दो हैं, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या 6 को हम 4n+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल। अगर हम n को 1 लें तो ये दे देगा, तो ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। अब क्योंकि ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, ये हमारा एक एरोमेटिक कंपाउंड बन जाता है। इसी तरह हमको अब इन चारों ऑप्शन में देखना है कि कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक हैं या नहीं है। माइनस, यहां पर अब ये याद रखो, जो माइनस चार्ज है उसको भी हम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स की तरह ही काउंट करेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें पहला वाला जो कंपाउंड है हमारा, जो कि ये है, राइट। दूसरा वाला जो कंपाउंड हमारा है इस स्ट्रक्चर में बना रखा है, जिसको हम ट्विस्टेड बोट स्ट्रक्चर या बोट स्ट्रक्चर से भी जनरली बोलते हैं, ये वाला है, राइट। फिर हमारा ये ए है, ये बी है, ऐसे मान लो। सी है क्या? बेंजीन और बेंजीन कनेक्टेड है ऐसे। ठीक है, और हमारा चौथा वाला जो है, अब यहां पर कितने हैं? यहाँ 2 हैं, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 6 2 12 है, और यहाँ पर 2+2 4 है। अब इसमें आप देख लो कि कौन से वालों को आप वो कर सकते हो, हम उसको 4n+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियरली 2 को हम 4n+2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ओ इसमें 14 है, सॉरी। ओके, 4n+2 में आप इसको लिख सकते हैं, इसको और इसको लिख सकते हैं, राइट। 8 तो करेक्ट 4n में है और 4 भी काली 4n में है। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स कौन से होंगे। एक तो इसका होगा, ए का, और आपके सी का होगा। एक और तरीका है, क्योंकि ये देखो एक ये बेंजीन एरोमेटिक है और ये भी एरोमेटिक है, तो दो एरोमेटिक्स अगर एक साथ आ जाए तो जो वो बनाएंगे वो भी एरोमेटिक ही होता है। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन ए है और ऑप्शन सी है, ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, तो वो आपके बुक में जो है वो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 3 है। ओके, फिर आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स दैट हैव डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्यों होता है? डाइपोल मोमेंट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। अब अगर डाइपोल मोमेंट का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपको ढूंढना है तो आप पहले क्या बनाओगे? पहले इसके स्ट्रक्चर बनाओगे, जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है। फिर स्ट्रक्चर में आप क्या देखोगे? डबल बॉन्ड, क्या है? डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या फिर सिंगल बॉन्ड है। तो क्या कर सकते हैं, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम देखते हैं उसमें ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, या सिंगल बॉन्ड है। और वो देखने के बाद हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ट्रिपल बॉन्ड्स के केस में ज्यादा होता है, फिर डबल बॉन्ड्स के केस में होता है, फिर सिंगल बॉन्ड्स के केस में होता है। इतना लॉजिक मैंने आपको बता दिया, और ये हमने आज क्वेश्चन में भी अच्छा खासा डिस्कस किया है। रेजोनेंस का भी एक फैक्ट आ जाता है, ठीक है, लेकिन वो स्टेबिलिटी पे आता है। डाइपोल मोमेंट बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर मैं जैसे आपको एग्जांपल दिखाऊं, 2,2 डाइमीथाइल प्रोपेन, जो कि ये है,
अब यहां पर कोई एज सच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बन नहीं रहा है क्योंकि तीन चारों तरफ सेम है, तो इसमें डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। लेकिन अगर हम ट्रांस पेंटुइन ले ले, पेंटुइन मतलब 5, 5 कार्बन है और यहां पर है। अब यहां पर देखो दो है और फिर यहां एक है, राइट। ऐसे देख लो इसको, ये इसका स्ट्रक्चर फिर क्या बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा C डबल बॉन्ड C, 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 C। ट्रांस स्ट्रक्चर्स का ये है। अब ऑब्वियसली ये ज्यादा बड़ा ग्रुप है तो इसका ज्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा, और यहां पर एक ग्रुप है तो दोनों तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो एक डाइपोल मोमेंट बन सकता है यहां पर। तो टू एक पॉसिबल ऑप्शन है आपका। इसी तरह आप थर्ड और फोर्थ का भी स्ट्रक्चर बनाओ, और एक बार आपने थर्ड और फोर्थ के स्ट्रक्चर बना लिए हैं, फिर देखो क्या डाइपोल मोमेंट पॉसिबल है या पॉसिबल नहीं है। मेरे को फोर्थ वाला देख के लग नहीं रहा है होगा, क्योंकि 2,2 3,3 है, और सेकंड और थर्ड में होना चाहिए क्योंकि वो आपके ऑप्शन के आंसर है। तो ये आपका सेकंड, इस वाले में आपका आंसर जो है वो सेकंड वाला है और वो थर्ड वाला है। ओके, तो इसके साथ हमने क्या खत्म कर दिया, हमने हमारे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस भी खत्म कर दिए हैं, जो हमारे वन और मोर ऑप्शंस करेक्ट वाले हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो मैंने एक 14th वाला दिया आप उसको भी देख, 13th वाला दिया था मैंने, 13th वाला आप एक बार करना खुद से क्योंकि नॉमेनक्लेचर है, और 19th वाले का थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में देखना कि क्या इसके डाइपोल मोमेंट हैं इसमें या इसमें डाइपोल मोमेंट नहीं है। ओके, आते हैं हम शॉर्ट आंसर टाइप में। ठीक है, 22nd या 23rd तक हम न्यूमैन सॉहर्स अगले वाले से करेंगे, तो 22nd रोटेशन के ऊपर है। तो हाँ ठीक है, हम 20 और 21 कर लेते हैं और फिर हम क्लास रोक लेंगे। ओके, तो 20th क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, वाई डू एल्कीन्स प्रेफर टू गो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस while एरीन्स प्रेफर टू गो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। तो देखो, एल्कीन्स तो हमारे ओपन चेन्ड एल्कीन्स, सिंपल डायरेक्ट एल्कीन्स है, ये एक एग्जांपल है। अरीन्स क्या होता है, अरीन्स एरोमेटिक एल्कीन्स है। अरीन्स क्या है, एरोमेटिक एल्कीन्स। तो अब ये बोल रहा है कि ये जो हमारे ओपन चेन्ड एल्कीन्स हैं, इन पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों प्रेफरेबल है, और जो हमारे एरोमेटिक एल्कीन्स है यानी कि हमारे एरीन्स हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है ना। अब अगर हम कायदे से देखें तो क्या होता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है हमारे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में, राइट। एक कार्बोकैटायन, हमने क्या बोला था, एक कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है किसमें, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में। अब ये जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है ये हमारे अरीन्स में स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि वो एक डायरेक्टली कार्बन के ऊपर होगा, जिस जो हो सकता है डबल बॉन्ड में लगा हो ऐसे, राइट। ये देख सकते हो, जो हमारा कार्बोकैटायन है वो उस कार्बन से इंटरेक्टेड है जो डबल बॉन्डेड है। लेकिन जो हमारे एल्कीन्स हैं वो इस केस में वो ट्रू नहीं है। हम देखें तो वहां पर क्या आ जाता है, रेजोनेंस का केस आ जाता है एज सच, है ना। तो क्योंकि वो रेजोनेंस केस है तो इसीलिए जो हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है वो हमारे एरीन्स में नहीं होता है, क्योंकि वो अनस्टेबल बन जाएगा हमारा कार्बोकैटायन का इंटरमीडिएट। वेरएस हमारा एल्कीन्स में, जो हमारे ओपन चेन्ड एल्कीन्स हैं, उसमें वो इंटरमीडिएट स्टेबल रहता है, तो वहां पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है ओपन चेन में। और क्योंकि एरीन्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वो एक तरह से हमारा नेगेटिव चार्ज हैंडल कर सकते हैं बिकॉज ऑफ रेजोनेंस।
उनमें रेजोनेंस होता है। जैसे हमने ऊपर एक क्लोरीन का जो ये रेजोनेटिंग एग्जांपल देखा, तो हम देख सकते ये माइनस चार्ज रेजोनेंस के अंदर घूम सकता है पूरी तरफ। तो वही चीज यहाँ पर भी हो सकती है, लेकिन क्या वो चीज एल्कीन में हो सकती है? वो उतना नहीं हो सकता है ना। इसीलिए हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अरेन्ज में होता है, लेकिन हमारा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है वो एल्कीन्स में होता है। फाइन। एक फाइनल क्वेश्चन आज का, जो हमारा बेसिकली बोल रहा है एल्काइंस ऑन रिडक्शन विद सोडियम लिक्विड एंड अमोनिया फॉर्म्स ट्रांस एल्कीन्स, will the butene thus formed on reduction of butene show geometrical isomerism? ठीक है। अब बेसिकली हम क्या बोल रहे हैं, हमारा जो एल्काइंस है वो रिड्यूस होता है एल्कीन्स में सोडियम और लिक्विड अमोनिया ऐड करते हुए। ठीक है। यहां पर दो तरह के एल्कीन्स बनते हैं, सिस और ट्रांस। लेकिन जो हमारा मेजर प्रोडक्ट है वो ट्रांस पे बनता है, और जो हमारा सिस है वो हमारा माइनर प्रोडक्ट बनता है ना। अब मान लो ब्यूटीन बन रहा है, राइट? तो ब्यूटीन ये है, ये मान लो उसका ट्रांस आइसोमर है, और ये मान लो उसका सिस आइसोमर है। तो अब ट्रांस आइसोमर में क्या होगा, ये यहां पर इस तरफ आएगा, इसका डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और सिमिलरली इसका भी डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आएगा। सिमिलरली जो हमारा सिस है वो भी होगा, वो भी, अब डायरेक्शन किसी और कलर से दिखाते हैं, इस साइड उसका डाइपोल मोमेंट होगा और ये इस साइड होगा। तो ये एक ऐसे दो वेक्टर बनेंगे, उसका रिजल्टेंट आएगा। ट्रांस में हम देख सकते हैं ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये कैंसिल आउट करेंगे, तो ट्रांस के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो है, लेकिन सिस के केस में डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, कोई नंबर है, वो पॉजिटिव नंबर है, राइट? हालांकि इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ट्रांस आइसोमर बनाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत तो सिस भी बनते हैं ना, माइनर प्रोडक्ट है वो, जीरो नहीं है, माइनर है, कम बनते हैं। तो ओवरऑल में चाहे ट्रांस हो, लेकिन थोड़े बहुत सिस भी हैं। अब ट्रांस का चाहे डाइपोल मोमेंट जीरो, लेकिन जो वो थोड़े बहुत सिस हैं वो थोड़ा ज्यादा डाइपोल मोमेंट तो दिखाएंगे। तो हम कह सकते हैं जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो डाइपोल मोमेंट जरूर दिखाएगा। ठीक है, वो डाइपोल मोमेंट दिखाएगा। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को अगर मेरे को समझाना है, तो हमारा जो एल्काइंस है वो रेड्यूस होता है एल्कीन्स देने के लिए। एल्कीन्स अब दो तरह के होते हैं, हमारे सिस और हमारे ट्रांस एल्कीन्स, राइट? लेकिन जब हम Na और NH3 यूज करके उसे रेड्यूस करते हैं, तो जो हमारा ट्रांस आइसोमर्स आते हैं एल्कीन्स के, वो ज्यादा स्टेबल आइसोमर्स हैं, मेजर आइसोमर्स हैं। लेकिन अब हम अगर देखें ब्यूटीन, ब्यूटीन का एग्जांपल है, ट्रांस में तो डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो है, क्योंकि वो दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शंस में है ऐसे। सो फिर सिस में अगर हम देखें, सिस में तब भी डाइपोल मोमेंट दिखा रहा है। अब चाहे वो जो मेजर प्रोडक्ट है वो ट्रांस हो, लेकिन जो हमारा सिस आइसोमर है वो भी थोड़ा बहुत तो फॉर्म हुआ ही होगा। अब क्योंकि वो थोड़ा बहुत तो फॉर्म हुआ ही होगा, मतलब ओवरऑल सोल्यूशन तो थोड़ा बहुत ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा ही दिखाएगा, है ना। तो अगर हम 21st का ये जो आंसर है, विल ब्यूटीन फॉर्म शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इट विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि थोड़ा बहुत सिस तो फॉर्म हुआ ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो आज का गोल था, आज का लेक्चर था, वो खत्म होता है। हमने आपका जो दोनों MCQs थे, वन ऑप्शन करेक्ट एंड मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, दोनों देखें। अगले क्लास से हम 22nd क्वेश्चन से करेंगे, जो हमारा रोटेशन है, न्यूमन सॉहर्स और कन्वर्जन है। ये ज्यादा थोड़ा कैलकुलेटिव और लंबा वाला लेक्चर साइड में आ जाता है। ओके एवरीबॉडी, थैंक यू।